हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड्रिनल। इससे पहले के वीडियो में मैंने कॉम्प्लिकेशन बताया था, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस क्या होता है, जिसमें मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस। हाइपोटेंशन, देखो हाइपो मतलब होता है कम, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। जब भी बीपी 90, 60 या उससे कम होगी उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोटेंशन। नॉर्मल बीपी आप सभी को पता ही होगा 120 से 80 mmHg होती है। 120 को हम सिस्टोलिक बोलते हैं और 80 जो रहती है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, जो हाइपोटेंशन रहती है ये दो कंडीशन हो सकती है इसकी। एपिसोडिक कंडीशन वो होती है जिसमें मोर देन 20 mmHg लगातार 10 से 15 सेकेंड में धीरे धीरे कम होने लगती है। ये बहुत आईसीयू में जो पेशेंट एडमिट रहते हैं और जो सीरियस पेशेंट रहते हैं उनमें ये देखा गया है। उसके बाद दूसरा क्रोनिक हाइपोटेंशन, मतलब जिनको शुरू से ही हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिनका बीपी कभी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। अब हम हाइपोटेंशन क्यों होता है उसका कारण देखेंगे। कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन ड्यूरिंग डायलिसिस, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पेशेंट हाइपो में चला जाता है। तो सबसे पहला कारण होता है कि पेशेंट एकदम से वेट बढ़ा के आता है और उसका डायलिसिस क्या होता है, कम समय के लिए होता है। तो उस टाइम पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस कारण पेशेंट क्या होता है हाइपो में चला जाता है। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट का ड्राई वेट हमें नहीं पता है और ड्राई वेट से हम ज़्यादा उसमें यूएफ लगा दिए तो उससे भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण पेशेंट हाइपो में चला जाता है। तीसरा होता है लो डायलिसिस सॉल्यूशन सोडियम। चौथा होता है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, मतलब लो डायलिसिस सॉल्यूशन सोडियम, जो डायलासेट रहता है उसमें सोडियम की मात्रा कम होती है तो भी पेशेंट क्या होता है हाइपो में चला जाता है। और डायलिसिस से आने से पहले अगर उसने एंटी हाइपरटेंसिव की दवाई ली है, इस कंडीशन में भी क्या होता है ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट हाइपो में चला जाता है। और अगर पेशेंट को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम कम है, इट मीन्स पेशेंट ऑलरेडी हाइपोटेंशन में ही होगा। हाई डायलिसिस सॉल्यूशन टेम्परेचर, जो डायलिसिस सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो 35 होना चाहिए, 35 से 36 के बीच में, बट उससे ज़्यादा होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे भी पेशेंट हाइपो में चला जाता है। उसके बाद ऑक्यूट हेमरेज, मतलब अचानक से किसी वेसल्स का फट जाना, उससे हाइपो में चला जाता है डायलिजर रिएक्शन की वजह से। और ऑक्सीजन की कमी की वजह से भी क्या होता है पेशेंट हाइपो में चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ हाइपोटेंशन या सिम्टम्स। क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे जब पेशेंट हाइपो में चला जाएगा। सबसे पहला सिम्टम तो आएगा उसको नॉजिया और वॉमिटिंग होगा, या उसको लगेगा कि वॉमिटिंग होने जैसा उसको लग रहा है बट होगा नहीं। दूसरा चीज़ फीलिंग डिजीनेस, मतलब उसको वीकनेस लगेगा, उसको उसके आंखों के सामने अंधेरा छाने जैसा लगेगा, उसको मसल्स क्रैम्प आने चालू हो जाएंगे, उसको डार्कनेस ऑफ विजन, जैसे मैंने बताया कि सामने अंधेरा छाने लगेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फीलिंग डेजी एंड वीकनेस। उसके बाद उसको स्वेटिंग होने लगेगा और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब उसको वॉशरूम लगेगा बट वॉशरूम वो जा नहीं पाएगा। देन उसके बाद ये सारे सिम्टम्स नज़र आएगा तो तुरंत हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट क्या करना है या मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे डायलिसिस के बीच में हाइपोटेंशन को। सबसे पहले हम ये यूएफ गोल और जो ब्लड फ्लो है उसको कम करेंगे और यूएफ को नील कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे यूएफ को, और ब्लड फ्लो को भी बहुत कम कर देंगे। देन हम पेशेंट को ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन पे लेटा देंगे, मतलब उसका जो वो इस पोजीशन पे जो उसका सर रहेगा उसको हम नीचे की तरफ कर देंगे अगर उसको रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम नहीं है उस कंडीशन में, नहीं तो हम सुपाइन पोजीशन पे भी कर सकते हैं। उसके बाद गिव बोलस 0.9% सलाइन 100 ml या उससे ज़्यादा हम दे देंगे। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। देन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो 3% सलाइन रहता है उसको हम पुश करेंगे और मशीन में हम सोडियम मॉडलिंग सेट करेंगे, जिसे हम सोडियम प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, और डायलासेट जो टेम्परेचर रहेगा उसको कम करेंगे और कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ करेंगे। अब क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस है, जैसे कि अपने डायलिसिस यूनिट में पेशेंट आया बट हमें पहले से पता रहता है कि नहीं ये पेशेंट हाइपो में हमेशा जाता है, तो हमें कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही कर लेनी चाहिए। जैसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को पहले से ही हम कंट्रोल में रखेंगे, मतलब बीपी जैसे धीरे धीरे उसका इंक्रीज़ होते जाएगा तब हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बढ़ाते चलेंगे, शुरू में हम कम रखेंगे। दूसरा, काउंसिल करेंगे पेशेंट को कि वो ज़्यादा, मतलब ड्यूरिंग डायलिसिस एकदम से वेट बढ़ा, ड्यूरिंग डायलिसिस वो फूड इनटेक ना करे कोई भी,
और एकदम से वेट गेन करके ना आए। उसके बाद बाइकार्बोनेट डायलिसिस सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। डायलिसिस मशीन का टेम्परेचर 35.5 सेट करेंगे। कंसिडर करेंगे कि 6 वीक उसको, अगर कोई पेशेंट हमें लग रहा है कि ये हाइपो में है तो 6 वीक्स उसको सर्टलाइन पे हम ट्रायल पे लेंगे। उसके बाद एक्सटेंड करेंगे, मतलब डायलिसिस को क्या करना है, जैसे 4 आवर्स का है, एक्सटेंड द लेंथ डायलिसिस, मतलब जो डायलिसिस का ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस कंडीशन को स्लेड भी बोला जाता है। स्लेड क्या होता है, किस कंडीशन में करते हैं, ये मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी। जैसा मैंने अभी कहा कि ड्यूरिंग डायलिसिस हमें उनको ज़्यादा फूड, ग्लूकोज जो है वो ओरली नहीं देनी है, और उनको सजेस्ट करना है कि जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होते हैं उनको वो डायलिसिस से पहले ना खाएं। मोस्टली जो पेशेंट रहते हैं डायलिसिस में वो हाइपरटेंसिव रहते हैं, बट वो क्या करते हैं, हाइपरटेंसिव है तो सुबह की मेडिकेशन करके आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, ऑलरेडी उनका बीपी कम हो जाता है मेडिकेशन से, और जब हम डायलिसिस करते हैं तो फ्लूइड रिमूवल होता है तो और बीपी लो हो जाता है। सो हम कोशिश करेंगे कि जो पेशेंट हैं उनको हम बोले कि पहले डायलिसिस से पहले एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ना लें, उसके डायलिसिस के बाद प्रेफर करें। अगर आपको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन टेलमिसार्टिन की पूरी डिटेल देखनी है तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार आप ज़रूर देखें। ओके, थैंक यू गाइज। ये था हाइपोटेंशन की, ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोटेंशन होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे और किस किस कारण से होता है। आई होप आप लोग को ये बातें समझ में आई होगी और ये आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ इसे शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होती है कि कैसे मैनेज करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।